तो वो मेनोपॉज के बाद ही आते हैं और उसके बहुत सारे कारण और बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो महिलाओं पे आता है वो मूड स्विंग्स के बाद हड्डियों पे आता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 60-70 की एज में वॉशरूम में या फिर कहीं चलते हुए भी अगर थोड़ा सा बारिश हुआ है, गीला भी हुआ है, गिर गए तो तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बोन्स जो है बहुत वीक होती है। दूसरा है जोड़ों की समस्या, जो कि पहाड़ी इलाके में काफ़ी कॉमन मैंने देखी है। मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, दिल्ली में भी जॉइंट पेन होता है, मतलब जिसको हम गठिया बोलते हैं, बट मैंने यहाँ आके देखा है कि यहाँ ज़्यादा है, जोड़ों की समस्या यहाँ ज़्यादा है। अर्थराइटिस है जिसको, वो काफ़ी ज़्यादा है। वो उसके भी बहुत सारे कारण हैं, हेरिडिटरी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, फिर कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसकी वजह से, उसके बाद भी जिसको हम पोस्ट वायरल अर्थराइटिस बोलते हैं, जैसे कि डेंगू के बाद जोड़ों में दर्द काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आप लोगों ने या फिर बहुत सारे आपके जितने भी परिचित हैं उन लोगों ने आपसे पूछा होगा या बताया होगा कि पहले मैं बिल्कुल ठीक था और जैसे ही फीवर आया, जैसे कि चाहे चिकनगुनिया है, चाहे कोई भी वायरल फीवर है, डेंगू है, उसके बाद जोड़ों में दर्द की समस्या बनी रह जाती है। तो जोड़ों में जो दर्द की समस्या है वो अर्थराइटिस है। धीरे धीरे जोड़ खराब हो जाते हैं। होता क्या है, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम कभी कभी हमारे जो जोड़ों में जो कार्टिलेज होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, उसके अगेंस्ट ही काम करने लग जाता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी ने बनाया है किसी वायरस के लिए, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए, वही जो इम्यून सिस्टम है हमारे कुछ सेल्स को एनिमी मान लेता है और उसके अगेंस्ट काम करने लगता है। तो उसकी वजह से जोड़ों की समस्या आ जाती है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ में होता है और ऐसा पोस्ट वायरल अर्थराइटिस में भी होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको, लेकिन पोस्ट वायरल अर्थराइटिस जो फीवर के बाद का जो अर्थराइटिस है वो 4-6 महीने या 8-9 महीने में अपने आप धीरे धीरे या फिर कुछ दवाइयों से मैनेजेबल है। बट जो अर्थराइटिस है ऑटो इम्यून जो परिवार में चलता है उसको आप नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, मैं कुछ नाम नहीं लूँगा, कि हमने, चाहे वो आयुर्वेदिक है चाहे वो होम्योपैथिक है, कि हम लोगों ने इसके ऊपर ज़ीरो कर दिया, ये कर दिया, बट आज तक ऐसा हुआ नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों। उसके लिए जैसे आपको बीपी शुगर की दवाई, आप अच्छा बीपी शुगर कंट्रोल करने के लिए भी आप कुछ करते हैं ना, जैसे नमक नहीं खाना, शुगर के लिए आपने शुगर का ध्यान रखना है, खाने का ध्यान रखना है, थोड़ा कुछ मेडिसिन हैं कि अगर आपको नॉर्मल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपके कंट्रोल नहीं हो रही हैं तो आप कुछ दवाइयों का सेवन करते हैं। उसी तरह से अर्थराइटिस है, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करवाएंगे तो जोड़ खराब हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, और उसके बाद आप जाएंगे डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मैं 10 साल से ये इलाज ले रहा हूँ, मैं वो इलाज ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने गुट्टी ले ली, वहाँ से मैंने पुड़िया ले ली, यहाँ से मैंने नस दबवा ली, तो जोड़ खराब हो गए। तो हमारे जैसे लोग फिर आगे एंड में यही बोलेंगे अब तो ऑपरेशन ही है, और फिर वो ही चीज़ हो जाती है कि अरे आपके पास तो पहली बार है, आपने तो आते ही बोल दिया कि ऑपरेशन करेंगे। तो हमारे लिए तो दोनों समस्या है, ठीक है। तो और दूसरा, रेड क्रॉस से, जैसा कि आप लोग फील्ड में रहते हैं, काफ़ी ट्रॉमा आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को चोट लग जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ उसी चीज़ के बारे में 2 मिनट में बताऊंगा कि कभी भी आपको लगता है कि किसी भी पेशेंट को चोट लगी है, और चाहे हिप में लगी है, हाथ में लगी है, रिस्ट में लगी, कहीं भी लगी है, तो एक बार देख लीजिए उसका मूवमेंट बहुत पेनफुल होगा। आपने उसको कुछ करना नहीं है, उसको अगर कुछ टेढ़ापन है हाथ को तो हल्का सा उसको सीधा करके उसको स्प्लिंट कर देना है। स्प्लिंट करने के बाद आपने उसको सीधा डॉक्टर के पास लेके जाना है। स्प्लिंटिंग से क्या होता है कि फर्दर इंजरी के चांसेस जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, थोड़े ब्लीडिंग के चांसेस। बट स्प्लिंटिंग ऐसा भी नहीं होगी आपने इतना तेज बांध दिया, बहुत टाइट बांध देंगे तो वो डैमेज ज़्यादा कर देगा। तो हाथ में, पैर में बहुत छोटे छोटे, मतलब एक मॉड्यूल्स आते हैं जिसमें आप लिंक को किस हिसाब से आप स्प्लिट कर सकते हैं। गर्दन में अगर कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको गर्दन में चोट लग गई होगी, तो हमेशा सर्वाइकल कॉलर देना, उसकी गर्दन को सीधा करना, हाथ पैरों को सीधा करना, स्ट्रेचर पे सही तरीके से उसको शिफ्ट करना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया पल्स ठीक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो ये एक फर्स्ट एड का एक हिस्सा है जिसको बहुत ज़रूरी है कि करना है।
अब मैं आपसे बोलूँगा कि इमरजेंसी से रिलेटेड आप मेरे से पूछेंगे, ऑर्थो से रिलेटेड तो मैं बता पाऊँगा। कोई और टॉपिक है, चाहे वो बोन हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप पूछेंगे तो मैं ज़्यादा बता पाऊँगा। देखिए, अगर हमारी सबसे पहले मैं बात करूँ कि ये बोन हेल्थ, किसी भी हेल्थ के लिए ना कोई वो मेडिसिन नहीं होती है, दे आर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। मेडिसिन की कैटेगरी ड्रग की कैटेगरी में आती है। अगर बोन हेल्थ से रिलेटेड हम कुछ भी ले रहे हैं, अनटिल अनलेस आपको कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि मेरी एज हो गई है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बोन हेल्थ ठीक रहे, तो सबसे पहले हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, हमारा अपने न्यूट्रिशन चेंज करना पड़ेगा, हमें सुबह उठ के घूमने जाना पड़ेगा, हमारे जोड़ों की हमने एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत योग करना पड़ेगा। जब तक आप अपने जोड़ों के ऊपर या मांसपेशियों के ऊपर जोर नहीं डालेंगे या उनकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो उनमें जो स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ नहीं बचेगी। धीरे धीरे मांसपेशियाँ, जोड़ लूज हो जाएंगे, और जैसे जैसे मांसपेशियाँ और जोड़ लूज होंगे, इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप नियमित तौर पर सबसे पहले क्या है, आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। वजन पे कोई ध्यान नहीं देता है, दवाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को शुगर हो गई है, मेरे को बीपी भी हो गया, मेरे जोड़ों में दर्द हो गया, और उनको सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि आप वजन कम करिए, आपके घुटनों की दर्द, अभी घुटने खराब नहीं है, आपके घुटनों की दर्द ठीक हो जाएगा। तो यही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब क्या खाएं, मतलब अभी भी बोल रहे हैं क्या खाएं, क्या खाएं जिससे वजन कम हो जाए, मतलब खाने नहीं छोड़ना है। कैल्शियम का विटामिन डी का क्या रोल है सर? कैल्शियम और विटामिन डी का वही रोल है सर, जैसे एक रोड बनाने में बजरी और रोड़ी का रोल। सच की बात बताता हूँ मैं, है ना, कि अगर हमारी हड्डी में है क्या, कैल्शियम है ना, मिनरलाइजेशन है, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है कि सिर्फ कैल्शियम है, उसमें तरह तरह कैल्शियम है। विटामिन डी जाके हमारी बोन में नहीं जाता, विटामिन डी हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो क्या इसको सप्लीमेंट में दिया जाना चाहिए? हाँ, अगर देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी बोन हेल्थ ठीक नहीं है, या एज रिलेटेड आपको बोन वीक हो गया है, आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है। अब बहुत सारे ऐसे भी मैंने हेल्दी बुजुर्ग देखे हैं जो कि 75 की एज में मेरे पास आते हैं, मैं एक्सरे कराता हूँ, उनके घुटने एकदम क्लीन, मस्त एकदम। मुझे लगता है कि और अगर किसी एज में भी करवाएंगे उनमें भी कुछ तकलीफ मिलेगी, लेकिन वो बोलते हैं डॉक्टर साहब आपने कैंप लगाया तो हम आ गए, ठीक है ना, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी बोन इतनी सॉलिड है। डॉक्टर साहब घूमते हैं, अपना खाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, कोई फास्ट फूड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, काम करते हैं आदमी। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या क्या है, ऑफिस में जाके बैठ गए सुबह 9 बजे, कंप्यूटर के आगे बैठ गए, शाम को आए, घर पे बीवी ने बोल दिया कि चलो कम से कम ये सिलेंडर तो उठा दो और जैसे ही सिलेंडर उठाया अगले दिन मेरे पास आ गए, डॉक्टर साहब कल सिलेंडर उठाया था, कमर में दर्द हो गया। तो ये प्रैक्टिस जो गलत है। सर, ये जो कैल्शियम विटामिन डी है, ये क्या रेगुलर ले सकता है या वीक में? देखिए, रेगुलर आप ले सकते हो अगर आपको डेफिशिएंसी है, या अगर आप डेफिशिएंसी नहीं है तो आप एक ब्रेक में ले सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँगा कि आपको कैल्शियम विटामिन डी लेनी है, अगर आपके ब्लड में सफिशिएंट है एंड यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि मेरे को कोई दर्द भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, मेरे को सप्लीमेंट लेना है, आप 1-1.5 महीने ले लीजिए। वैसे आप विश्वास करेंगे, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हर्बल प्रोडक्ट के नाम से आपको पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं, ठीक है, कि आप 3 महीने लो, 4 महीने लो, लेकिन उसके जो पीछे का आप मोटिव जानोगे तो पता चलेगा कि वो बिजनेस है, वो आपकी बोन हेल्थ को ठीक करना नहीं है। आप उसके अंदर जो, अब वो